साथियों नमस्कार। आप लाइव देख रहे हो और आज वैसे भी संडे का दिन है तो आज सत्संग कर लेते हैं और सत्संग होगा 1,20,00,000 केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के 8वें वेतन आयोग के ऊपर। क्योंकि 8वां वेतन आयोग नाम तो बहुत छोटा सा लगता है कि 8वां वेतन आयोग, अगर सीधे तौर पे बात करें तो ये 8वां वेतन आयोग करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों की जेब से जुड़ा हुआ। अगर 2 पैसा इसमें मिलेगा तो उनकी जेब में आएगा और जेब में कुछ पैसा आएगा तो उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। तो इसी के ऊपर साथियों समय कम है और सीधी बात पे आते हैं। एक सवाल है सभी केंद्रीय कर्मचारियों से, जो स्टेट के कर्मचारी हैं उनसे, पेंशनरों से। आपके दिमाग में, आपके मन में कभी ये प्रश्न उठता है कि जो भारत है वो विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया। अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथी अर्थव्यवस्था पे आके खड़ा हो गया। तो ये सवाल आपके मन में आता है कि विश्व में जो मंथली सैलरी है उसमें भारत की क्या रैंकिंग है। जो मंथली सैलरी है उसमें भारत की क्या रैंकिंग है, क्योंकि चौथी अर्थव्यवस्था आज के दिन भारत है। और अमेरिका, चाइना, जर्मनी के जो कर्मचारी हैं उनकी मंथली सैलरी क्या है। क्योंकि आज जो देश चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बना है वो नेताओं के बलबूते पे नहीं बना कि कांग्रेस, बीजेपी या अन्य दलों के बलबूते पे बना। अगर चौथी अर्थव्यवस्था बना है तो किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग, जो छोटे छोटे कामगार हैं वो, और जो देश को चला रहे हैं, और देश को कौन चला रहा है? कर्मचारी वर्ग। उनकी बदौलत आज चौथे नंबर की भारत अर्थव्यवस्था में है। अब जब चौथे नंबर की भारत अर्थव्यवस्था बना संसार में तो उस समय मीडिया में खूब आया, गोदी मीडिया में खूब प्रचार किया सारी चीजें की। उसी समय देश के उपराष्ट्रपति ने चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था की पोल खोल के रख दी कि जो आम नागरिक हैं देश के वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। हम चौथे नंबर की बन गए या पहले नंबर की बन गए इसका कोई महत्व नहीं। अगर आम आदमियों के जीवन में सुधार नहीं आया तो फिर क्या मतलब इस अर्थव्यवस्था का। मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा एक एक की, और आप लोगों से कमेंट भी चाहूंगा लास्ट में कि मोदी सरकार किस तरह से 8वें वेतन आयोग से भाग रही है। क्योंकि 7वें वेतन आयोग में पहले ही डामाडोल कर चुके हैं कर्मचारियों का। उस समय ठीक था, सोशल मीडिया नहीं थी, इतनी चीजें हमारे पास में नहीं थी और ना ही आप लोग जानते थे। पर आज के समय हर कर्मचारी वर्ग अपने भले और बुरे के बारे में जानता है। तो पहले जीडीपी पे बात कर लेते हैं, फिर बाद में बताता हूं हमारा रैंकिंग मंथली सैलरी में कितना है और किस पायदान पे है। और जो हमारे से गरीब देश है, जो हमारे से भी गरीब देश है, जिनका जीडीपी में कहीं नंबर नहीं है, वो हमारे से ज्यादा सैलरी ले रही है। ये सोचने की बात है। सिर्फ हम विकास मान रहे हैं कि हमने सुबह शाम रोटी खा ली, इसी में हम विकास मान रहे हैं।
भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के मामले में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने जीडीपी के मामले में जापान को पछाड़कर यह मुकाम हासिल किया। केंद्र सरकार इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। इसी मुद्दे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के एक बयान की खूब चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि विकसित देश के लिए भारत के प्रति व्यक्ति आय में 8 गुना बढ़ोतरी होना बहुत जरूरी है। प्रति व्यक्ति 8 गुना बढ़ोतरी बहुत जरूरी है। यहीं से मोदी सरकार की पोल खुल रही है। और किसने खोल दी? माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। उपराष्ट्रपति ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो इसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पे? इससे है विकसित भारत को परिभाषित करने के लिए, जमीनी हकीकत जानने के लिए हर व्यक्ति की आय में 8 गुना की बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई, ये जरूरी है कि हम जीडीपी में चाहे पहले नंबर पे आ जाएं, पर उसका फायदा क्या प्रति व्यक्ति को मिल रहा है, गरीबों को मिल रहा है, क्या नौकरी पैसा वालों को मिल रहा है? आपकी आंखें खुल जाएंगी, आगे देखना एक बार क्या बोलते हैं आंकड़े। आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका 30.51 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था है। वहीं चीन 19.23 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरी और जर्मनी 4.74 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2014 में भारत विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन 2021 में भारत 5वें स्थान पर चला गया। अब 2025 में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अब ये बताओ कि 2014 में हम 10वें स्थान पे थे और 2025 में हम चौथे स्थान पे थे। उसके बीच में जो कर्मचारी वर्ग है उसका क्या फायदा हुआ? उसके कितना के वेतन पेंशन बढ़ गई? ये सबसे पहला सवाल मेरा है मोदी सरकार से और आप लोगों से भी। अगर अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से चौथे नंबर पर आ गई तो उसमें तो प्रति व्यक्ति आय भी तो बढ़नी चाहिए ना, कर्मचारियों की सैलरी भी तो बढ़नी चाहिए, पेंशनरों की पेंशन भी तो बढ़नी चाहिए। 2025 में भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग $2880 लगभग 2,40,000 रुपये है, जो 2024 के $2500 और 2023 के $2236 से अधिक है। फिर भी वैश्विक स्तर पर भारत इस मामले में जो दुनिया के टॉप 100 देशों में भी नहीं आता। अब लिख कर लो बात, ये तो मैंने खुद सर्च करके निकाली है चीजें। भारत इस मामले में कई छोटे देशों से भी पीछे है। वर्ल्ड हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सिर्फ 1% के पास देश की 41% संपत्ति है। देश में जनसंख्या है 145 करोड़ और 145 करोड़ में सिर्फ 1% के पास 41% संपत्ति है। मतलब जो भारत देश दिखता है कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक, उसका 41% जो संपत्ति है वो सिर्फ 1% लोगों के पास में। तो आप अपने से और किसान मजदूर सभी चीजों से तुलना कर सकते हो कि आप तो जो 41% के बाद में बच गए उनमें भी शामिल नहीं हो। इन आंकड़ों की तुलना की जाए तो अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय, अब आगे सुनने की बातें ही है, इन आंकड़ों की तुलना की जाए तो अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय लगभग 70 लाख रुपये सालाना से भी अधिक है। और हम कहाँ ठहरे हुए हैं? 2.5 लाख पे। 2.5 लाख तो वो है जो कोई चपड़ासी नौकरी पर लग गया जिसका 18,000 रुपया वेतन है। 18,000 रुपये में भी 2.5 लाख नहीं होती। अब उनकी भी चिंता करो जो मजदूर है, मनरेगा में काम कर रहे हैं, जिनके पास में कोई काम नहीं है, फुटपाथ के ऊपर रेडी लगा रहे हैं, जूते चप्पल गांठ रहे हैं, उनका तो कोई नाम ही नहीं है। चीन में प्रति व्यक्ति आय 11 लाख से अधिक है। जर्मनी में प्रति व्यक्ति आय 45 लाख से अधिक है। जापान में प्रति व्यक्ति आय 28 लाख से अधिक है। भारत में
प्रति व्यक्ति आय 2,40,000 से अधिक है। यह दर्शाता है भारत और बाकी दुनिया में प्रति व्यक्ति आय में कितनी भिन्नता है। देश में आर्थिक असमानता भी एक बड़ी समस्या है। भारत द्वारा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को मैच बस आंकड़े हैं, जबकि विकास की सही पैमाना प्रति व्यक्ति आय होता है, ना कि जीडीपी में हम चौथे स्थान पर चले गए, पहले स्थान पर चले गए, ये चले गए। जीडीपी से ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है कि जो आम देशवासी है, नागरिक है, उनके जीवन स्तर में क्या सुधार आया। जीडीपी ऊपर नीचे होने से नहीं है। मैं उन देशों के बारे में बताऊंगा जिनकी जीडीपी किसी भी स्थान पे नहीं है, पर उनकी प्रति व्यक्ति आय लाखों में है और हमारे से तो बहुत ऊपर हैं वे। भारत द्वारा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर इतिहासकार जो भारत और जापान की तुलना करते हुए लिखा कि भारत की जनसंख्या घनत्व और क्षेत्रफल में बहुत अंतर है। जापान में हर व्यक्ति, उन्होंने कहा कि जापान का व्यक्ति हर महीने हमसे 10 गुने से भी ज्यादा कमा रहा है। मतलब उसके बाद में माननीय राष्ट्रपति के बयान पे जो विपक्ष पार्टी आई, सब ने अपना अपना बयान दिया। अब एक रिपोर्ट और देख लो जो मैं कह रहा था। विश्व में 180 देशों में जो मंथली सैलरी में भारत का नंबर है वो 80 नंबर है। विश्व में 180 देशों की रैंकिंग में भारत का जो मंथली सैलरी की जो रैंकिंग है वो 80वां नंबर है। और क्या है इसमें मंथली सैलरी में 532.42 अमेरिकी डॉलर है, यानी कि 45,922 रुपया, 45,922 रुपया मंथली सैलरी है। पर ये जो आंकड़ा है, ये वो आंकड़ा उठाया गया है इसमें वर्ल्ड रैंकिंग में जो सेकंड क्लास की नौकरी है या सेकंड क्लास का अफसर है। ये आंकड़ा वो नहीं उठाया गया जिसका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये। अगर 18,000 रुपये आंकड़े के हिसाब से ये उठाते तो हमारा तो नंबर कहीं आना ही नहीं था 180 देशों में भी। भारत की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद 4.3 ट्रिलियन डॉलर है, अमेरिका, चीन, जर्मनी के बाद। और देश पे कर्ज है 173 लाख करोड़ और जनसंख्या है 146 करोड़, यानी कि हर एक व्यक्ति पर 1,18,000 रुपये का बोझ है, कर्ज है। जीडीपी के 81% में जो जीडीपी है उसका 81% तो कर्ज में डूबा हुआ है। तो ये गोदी मीडिया की सच्चाई है और ये सरकार की सच्चाई। अब जो हमारे से नीचे जो देश हैं जिनकी जीडीपी कुछ भी नहीं है, वो आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना, वहां पे वर्ल्ड की पूरी रिपोर्टें पड़ी हैं अलग अलग एजेंसियों की। हमारे से ज्यादा मंथली सैलरी उन देशों की है जिन देशों का आप नाम या तो कहते हुए सुनते होगे कि इस देश में भी क्या होगा, इस देश में भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पर उनकी मंथली सैलरी लाखों में। अब जो सरकार है, मोदी सरकार जो है, वो 8वें वेतन आयोग से भाग रही है और भागेगी। कहीं आप ये सोच रहे हो, क्योंकि 8वां वेतन आयोग पहली बार देश आजाद होने के बाद में जागरूकता लेके आएगा। ऐसा नहीं है कि पहले के पे कमीशन आ गए, हमने जो है कुछ है वो मिल गया, ले लिया, चल पड़े। नहीं नहीं नहीं, उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी, पर आज जागरूकता है। अगर 7 पे कमीशन की बात करें, अगर वो 2025 में पास होता, जिसके अंदर फिटमेंट फैक्टर जो निचले लेवल के कर्मचारी हैं, जो चपड़ासी हैं, पुलिस के सिपाही हैं, सेनाओं के अर्धसैनिक बल के सिपाही हैं, दूसरे महकमों के हैं, उनको 2.57 दिया गया।
और जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं उनको 2.81 दिया गया। ये तो असमानता होगी या नहीं हुई? अलाउंस से लेके हर चीज अलग अलग दी गई। मतलब एक वीआईपी कल्चर आया, किसके अंदर आया? सेवन पे कमीशन के अंदर। जो वीआईपी आप अपने आसपास देखते हो, जब आप सड़क पे निकलते हो, सारी जगह निकलते हो कि ये वीआईपी की गाड़ी गई, ये वीआईपी की गाड़ी गई, ये चीजें गई, मतलब सेवन पे की कमीशन एक वीआईपी की तरह दिया गया। जो निचले लेवल थे उनको अलग, और जो ऊपरला लेवल था, जो वीआईपी लेवल था, तो वीआईपी लेवल के हिसाब से पे कमीशन दिया गया। पर 8वां वेतन आयोग से मोदी सरकार को टेंशन भी होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि टेंशन इसलिए हो रही है, जो गोदी मीडिया आप लोगों को खबरें दिखा रही है आए दिन, जो अटकलें लगाई जा रही हैं या कर्मचारी वर्ग का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है, वो इसी कारण से की जा रही है कि मोदी सरकार आज फंस के खड़ी हो गई है। या तो जो मोदी सरकार कह रही है कि 11 साल सबका साथ सबका विकास, वो ये पता लग जाएगा 8वें वेतन आयोग में कि सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ और सबका विकास में 8वें वेतन आयोग में जो निचले लेवल के कर्मचारी हैं, और निचले लेवल के कर्मचारी को इक्का दुक्का या 5 या 7 10 हजार नहीं है, 1,20,000 1,20,00,000 केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर हैं। उसके बाद में ये पूरे देश के स्टेट के कर्मचारी भी रह गए। इनकी जो निचले लेवल के हैं, जो डी के और सी ग्रुप के हैं, वो 97% हैं जो देश को चला रहे हैं। मैन वो हैं, रीढ़ के डी वो है, ना कि कोई ये सोचे कि किसी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर ही पूरे डिस्ट्रिक्ट को चला रहा है। अगर सिपाही ना होगा तो कलेक्टर क्या कर लेगा, एसपी क्या कर लेगा? सिपाही ना होगा तो, और तहसील के अंदर क्लर्क नहीं हुआ तो डीसी और एसपी क्या कर लेगा भाई? वो चला देंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट को। ये तो एक डिस्ट्रिक्ट के मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो मोदी सरकार फंस के खड़ी हो गई आज के दिन, क्योंकि आप भी जागरूक हो रहे हो और हमारे जैसे भी भाई लगातार इस बात को मोदी सरकार के कान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पर गोदी मीडिया अलग चेहरा लेके आई हुई है, कोट टाई वाले अलग एक ब्रेन वॉश में आप लोगों को फंसा रहे हैं कि किसी भी तरह हो इनका ब्रेन वॉश कर दो, क्योंकि आज हर हाथ में मोबाइल है और हर एक जानकारी मोबाइल में है। तो कैसे ये कर देंगे? अगर जीडीपी चौथे नंबर पे है तो इनकी जो कर्मचारी वर्ग है, इनकी भी तो आय बढ़ाओ ना। तुम्हें इनकी आय क्या बढ़ी है भाई? 20,000 रुपये में, 30,000 रुपये में, 40,000 रुपये में ये अपना काम चला रहे। मतलब कर्मचारी वर्ग में भी एक बात है कि कर्मचारी वर्ग भी ये सोचने लग गया कि अगर उसको रोटी मिल रही है तो वो इसी को जीवन मान रहा, बस कि वो सांस लेने को ही जीवन मान रहा। कर्मचारी वर्ग को भी आगे आके अपने अधिकारों की बात करनी पड़ेगी, नहीं तो भाई चटकारे तो ये नेता खाएंगे फिर। और खाया भी 2 महीने पहले आपका कोरोना महामारी में डीए सीज कर दिया, सीधी सी बात। उससे सरकार को 33,000 करोड़ से ऊपर का फायदा हो गया। अब उस 33,000 करोड़ रुपये को कहां गया? वो 33,000 करोड़ रुपया जब हम चौथी अर्थव्यवस्था, तो ये दे देना चाहिए था कर्मचारियों को भाई। उस समय कोरोना वायरस था, सब कुछ बंद था, चिड़िया भी नहीं उड़ रही थी उस समय, हर एक चीज पे ताले लगे हुए थे। उस समय जायज था कि भाई डीए को ले लेते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। पर अब तो देश की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे चली गई। अब कर्मचारियों को क्यों नहीं दिए रहे डीए? क्या ये जो डीए बचा 33,000 करोड़ से ऊपर का, क्या ये 2 महीने पहले जो सांसद हैं और जो पूर्व सांसद हैं जिनका वेतन और पेंशन 24% बढ़ाया और 2.5 साल का एरियर दे दिया, क्या ये वहां तो नहीं खर्च कर दिया मोदी सरकार ने?
हो सकता है भाई वहीं पे खर्च किया होगा, क्योंकि सांसद ही गरीब हैं। जो कर्मचारी हैं डी ग्रुप के, सी ग्रुप के, जो सिपाही हैं, कलरक है, पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, जेपीटी टीचर हैं, अध्यापक हैं, यही अमीर हैं। और जो सांसद हैं देश के, जिनके पास में अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है और देश को चूना भी लगा देते हैं, हर एक ठेकेदार से पैसे खा लेते हैं। अगर उनकी सांसद निधि है, विधायक निधि है, किसी गांव में अगर 20 लाख दिए तो 20 लाख के भी 25% तो वो उन ठेकेदारों से ले जाए, कोई 10%, कोई 15%। ये तो सारे देश ने पता है, आम आदमी को पता है। सरपंच नहीं छोड़ता, गांव का सरपंच नहीं छोड़ता, तो ये सांसद छोड़ देंगे क्या, विधायक छोड़ देंगे क्या? बात मेरा कहने का मतलब यह है कि मोदी सरकार बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया 8वां वेतन आयोग। 6 महीने के करीब हो गया, ना नोटिफिकेशन निकला, ना अध्यक्ष निकला, ना सदस्य निकले, ना टीआर निकला। अब कहां जा रही है मोदी सरकार? अगर 6 महीने में एक नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते तो पे कमीशन तो कब होगा रिलीज, वो तो देखेंगे, पर सवाल पक्का पूछेंगे अब की बार, क्योंकि ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है कर्मचारियों का। कोई एहसान नहीं कर रहा। आज बीजेपी की सरकार है देश में, सेंटर में, कल कांग्रेस की हो जाएगी, कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं। ये तो अदला बदली चलती रहती है। पर इस देश में अगर किसी का अधिकार है तो 145 करोड़ लोगों का है, ना कि नेताओं का है। बनाते भी हम ही उनको, उनको हम अधिकार भी देते हैं, तो साथ में हम कलम भी देते हैं, जिन कलमों से वो गला घोटने का काम करते हैं, अधिकारों का दुरुपयोग करके, कुर्सी का दुरुपयोग करके। तो ऐसा नहीं चलेगा अब की बार। अब की बार बहुत सारे जागरूक हैं आप लोगों की तरह की, वो सवाल पूछना जानते हैं, और मैं भी आप लोगों में से एक हूं भाई। अपना एक छोटा सा परिवार है, तो बार बार हम इस चीज को उठा रहे हैं। और क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि हमारा ये अधिकार है, हमारी एक आवाज है। मेरे पास में इतनी, जो पहले तो चलो मैं तो एक पूर्व सैनिक हूं, मेरे पास में बहुत सारी पूर्व सैनिकों की जो विधवा माता बहनें थी, उनका फोन आते थे, भाई हमारे तो 13,000 रुपये मिल रहे, हमारा काम नहीं चल रहा। आजकल तो जो सिविल कर्मचारी, उनके कमेंट आ रहे हैं, कर्मचारियों की विधवाओं के, आप देख सकते हो, और मोदी सरकार भी देख सकती है। 13,000 रुपये में वो अपना गुजारा कर रही है। तो ये प्रति आय और ये जीडीपी का नाटक क्यों खेला जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। जीडीपी का मतलब है प्रति व्यक्ति आय बढ़ना। प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी तो जीडीपी चाहे 1 नंबर पे जाओ, चाहे 100 नंबर पे जाओ, इसका क्या मतलब रह गया? और जिसकी जीडीपी, जिस देश की जीडीपी 100 नंबर पे है या 120 नंबर पे है, वो उस देश के कर्मचारी हमारे से ज्यादा सुखी हैं, हमारे से ज्यादा उनका वेतन और पेंशन है, और मस्त रहते हैं। हमारे पास में 2 कमरों का मकान नहीं है और उनके पास में कोठियां हैं। पर क्या करें, कोई आवाज उठाने नहीं वाला नहीं है। नेताओं की बल्ले बल्ले हो रही है, और जो भाई आईपीएस, आईएएस, एफएस, जो बड़े बड़े अधिकारी, उनकी बल्ले बल्ले हो रही है। और थल्ले थल्ले किसकी हो रही है? जो देश को चला रहे हैं। चला कौन रहा है? आम कर्मचारी वर्ग। तो यह सवाल बहुत जरूरी है। आज के दिन सरकार से पूछना आपका अधिकार है कि हमारा हक क्यों नहीं दे रहे, 8वें वेतन आयोग से भाग क्यों रहे हो? और सरकार एहसान क्या कर रही है कि 2.28 दे देंगे, मतलब 2-3 हजार रुपये बढ़ा के, और वो वाई भी लूट ले जाएगी। या तो हम वाई देने वाले व्यक्ति बन गए, हम तालियां और कुर्सियां बिछाने वाले व्यक्ति बन गए। हम अपने अधिकारों की चिंता नहीं कर रहे, अपने आत्मसम्मान की चिंता नहीं कर रहे कि हमने 60 साल नौकरियां करी हैं, कुर्सी पे बैठ के निकाल दिया इस देश को चलाने में, और ये 2,000 रुपया हमारे को दे के और एहसान कर रहे हैं। यहां सांसदों का, नेताओं का, जो बड़े बड़े सिविल अधिकारी हैं, उनका लाखों में वेतन जा रहा है। गाड़ियां, गाड़ी, बंगले, कोठियां, नौकर चाकर, आगे पीछे पायलट, जिप्सियां, सिक्योरिटी गार्ड, सब कुछ तो ये ले रहे हैं। फिर हम कहां रह गए? हम किस कैटेगरी में हैं?
साथियों, जो कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं, एक तो है पैना सा मुंह वाला, हमारा ही एक ऑनरेडी कैप्टन है, रिटायर्ड, कोट टाई लगा के आता है, अपने यूट्यूब चैनल पे इनको बिठाए रहता है, 1.5 किलो वाले को, 1.5 किलो पित्तल पहनने वालों को बिठाया रहता है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ नहीं पता ए और खे के बारे में, और जिसको बिठाता है उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि वो भी टीएस है। बताओ, सवाल कौन पूछे कि हमारे ही घर में ऐसे पनौती पैदा हो गई तो आपकी आवाज कहां तक जाएगी और कैसे जाएगी? ये सबसे बड़ी बात है। बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि जब मैं इनके वीडियो देखता हूं, इनकी चीजें देखता हूं, कि अपने आत्म सम्मान की भी बात नहीं करते। साथियों, एक सवाल पूछूंगा मैं आप लोगों से। ओआरओपी दी और ये कह रहे हैं 11 साल हो गया, अमृतकाल हो गया, ये काल हो गया। वो अमृतकाल की तो मैंने पूरे वीडियो में आप लोगों को बता ही दिया। 11 साल में इन्होंने ओआरओपी भी दी, उसका भी नाम इन्होंने बड़े बड़े हेडिंगों में लगा रखे। अब ओआरओपी क्या दी, या तो इसको बता सकते हैं जो निचले रैंक के सैनिक हैं, जो पूर्व सिपाही हैं, हौलदार हैं, जीसू साहिबान हैं, कि क्या इन्होंने हमारे को दिया। सीधे तौर पे आपने कभी, जो आप पे मीडिया में लाइव देखते हो, जो विशेषज्ञ बने रहते हैं, बैठे रहते हैं 1.5 2 किलो वाले, क्या किसी के मुंह से ओआरओपी की खामियों के गिनाते हुए बोलने का कोई वीडियो देखा? ओआरओपी किसके लिए थी और किसको मिली, ये बोलते हुए दिखे हुए? बताओ क्यों नहीं दिखे? और हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे को मिली नहीं, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों को मिली नहीं। जिनके लिए नहीं थी ओआरओपी, वो आदमी क्यों बोलेंगे ओआरओपी के बारे में? ये सोचने की बात है, क्योंकि उनको तो भरपेट मिल गई ओआरओपी, एनएफयू भी मिल गई साथ की साथ में। अब सरकार ने क्या दिमाग लगाया कि जो मीडिया में बैठे रहते हैं, वो कोई ना तो पूर्व सिपाही बैठता, ना हौलदार बैठता, ना जीसीयूज बैठता, तो कौन बैठता है मीडिया में जो सरकार की बल्ले बल्ले कर सकता है? तो सरकार हमेशा सोचती है कि बल्ले बल्ले करने वाले का मुंह भर दो, उसका पेट भर दो, वो अपने आप बल्ले बल्ले करता रहेगा, निचले वाले जाओ भाड़ में। और सरकार ने वही कर दिया। अब मीडिया में कौन बैठते हैं? बड़े बड़े बैठते हैं, बड़े बड़े ने कह दिया कि ओआरओपी दे दी सरकार ने, ये दे दिया, वो दे दिया, हेलीकॉप्टर दे दिया, हवाई जहाज दे दिया, और बड़ी बड़ी कोठियां दे दी। अब उनको ओआरओपी मिल गई, तो आपकी आवाज कहां तक गई? वहीं दम तोड़ दी, क्योंकि आप कहीं भी अपनी बात नहीं रख सकते। सरकार बड़ी रणनीति लगाती है, एक तरह से वो दिमाग में घुस के उस जगह को पकड़ती है जहां से उसका फायदा हो, और फायदा उसको ओआरओपी में 97% जवानों को देने से नहीं होया, सिर्फ 3% को देने से फायदा होया। और छाती ठोक के कहती है सरकार, कभी बाड़मेर की रैली में कह दिया कि 50,000 करोड़ दे दिया, फिर झारखंड छत्तीसगढ़ में जाके बोल दिया 70,000 करोड़ दे दिया, फिर ऊपर बोल दिया 1,20,000 करोड़ दे दिया। दिया किसको? तो ये है गोदी मीडिया। और ये गोदी मीडिया में भी ये कोट टाई वाले यूट्यूबर इन्होंने भी बहुत नीचे कर दिए हमारे को। वास्तव में आप मानो तो बहुत नीचे कर दिया जब सवाल नहीं पूछते। तो साथियों, हमारे पास में तो देख भाई, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं, मेरे परिवार के हैं भाई, मेरे तो जितनी आवाज उठाई जा सकती है मैं उतनी आवाज उठा रहा हूं। अगर आप सोचो कि मेरी आवाज में कुछ नहीं है तो ये भी गलत बात है, क्योंकि हम सब जो एक परिवार हैं, मैं कहीं ना कहीं जो आपके मन में, आपके दिमाग में जो शब्द चल रहे हैं, जो अधिकारों के, समानता के, स्वाभिमान के, मैं बस वो जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, मैं उनको शब्दों से आपके साथ साथ में मैं भारत सरकार तक और इस पूरी दुनिया को पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि हमारे अधिकार ये। देखो, बोलना कभी मत बंद करो। जब तक बोलते रहोगे तब तक आपको आपके अधिकारों के बारे में, या आने वाली पीढ़ियां आपके अधिकारों के बारे में जानती भी रहेंगी कि हमारे अधिकार क्या। महात्मा गांधी जी ने एक सीधी सी बात कही है, बोलना कभी बंद मत करो। बोलते रहोगे तो एक दिन ना एक दिन आपकी आवाज
जो बैठे हुए हैं, जो बहरे गूंगे, उन तक भी जाएगी, उनके दिमाग तक भी जाएगी। और अब तो सारा वोटिंग का ही खेल है। तो साथियों, बोलते रहिए। और भाई देख, मैं जितना हो सकता है सवाल पूछना बहुत बड़ी बात है। मेरे पास में बहुत सारे कमेंट भी आते हैं और बहुत सारी दबाने की भी कोशिश की जाती है कि आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, कभी आप बोल के देखना कि आपके पास में कहाँ कहाँ से फ़ोन आ जाएंगे, ये चीज़ें आ जाएंगी, वो आ जाएंगे। तब पता लगता है कि बोलना इतना आसान नहीं है, सवाल पूछना इतना आसान नहीं है। अगर सवाल पूछना बोलना इतना आसान हो तो कोट टाई वाले सरकार को पानी ना मारें, चमचागिरी ना करें वे, इतना आसान हो तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं पूर्व सैनिक कपिल भोजी।